हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश विद प्रणव। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए जो सीबीएसई का बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत जल्द देने वाले हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट होगा आप सारे स्टूडेंट्स को कि आप ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सैम्पल पेपर कैसे हम लोग बोर्ड एग्जामिनेशन में सॉल्व करें ताकि हमें हाईएस्ट मार्क्स इंग्लिश में मिले और हम खुद ला सकें। सबसे पहले तो मैंने ये सीबीएसई का सैम्पल पेपर आपके सामने रखा है। शायद आपने से बहुत सारे लोगों ने इसे पहले बनाया भी होगा। तो जो बनाए हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है इस सॉल्यूशन को बहुत अच्छे से गौर से समझना सीखना। ना केवल आपको इसमें सॉल्यूशन मिलेंगे बच्चों, बल्कि इसमें बहुत सारे और आपको रूल्स देखने को मिल जाएंगे जिसके कारण आप ग्रामर के क्वेश्चंस बना सकते हो। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स देखने को मिल जाएंगे जिससे आप लिटरेचर के क्वेश्चंस बना सकते हो, राइटिंग सेक्शन बना सकते हो। और जो स्टूडेंट्स ने ये सीबीएसई के सैम्पल पेपर को सॉल्व नहीं किया है उनके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो देखना। और जिन्होंने सैम्पल पेपर सॉल्व किया है इसको सॉल्यूशंस को बहुत अच्छे से आप सुनना देखना। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सैम्पल पेपर 2022 और 23 में, जो इस बार 23 में एग्जामिनेशन आप लोग देने वाले हैं उसके लिए रिलीज हुआ है, टोटल 80 मार्क्स का है। तो सबसे पहले तो बात करें सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन जो कि 20 मार्क्स का है। वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है ये 20 मार्क्स। देखिए मैं आपके जगह पर रहता तो कैसे बनाता। सबसे पहले दो तरीका होता है पैसेज बनाने का। यही सिर्फ पैसेज आए तो मैं लाइन बाय लाइन बता दूं, एक्चुअली पैसेज तो चेंज होकर आएगा। तो मैं कैसे बनाता था, सबसे पहला तरीका होता था बच्चों लाइन बाय लाइन पढ़ने का। और आपकी यदि इंग्लिश थोड़ी सी भी अच्छी है, 10th तक आपने बहुत अच्छे से मेहनत किया है, तो मैं बता दूं आप इस पैसेज को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। और एक बार जब आप इस पैसेज को समझ चुके हैं तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पर आइए। और हाँ, दूसरा तरीका क्वेश्चन आंसर बनाने का क्या है, पैसेज के क्वेश्चन को बनाने का। यदि आपको पैसेज समझ में नहीं भी आया है, थोड़ा बहुत तो जरूर आएगा, तो आप ना क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देखिए, ठीक है, समझने की कोशिश करिए और उसके बाद उससे आंसर ढूंढने की कोशिश कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा और बन जाएगा। और इसमें चूंकि ऑब्जेक्टिव है तो आपको टू द पॉइंट आंसर ही लिखना होगा। तो ये तो मैं बताऊंगा बच्चों कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे पैसेज के क्वेश्चंस, है ना, उतना आप लोगों के लिए इजी होगा। दो पैसेजेस दिए जाएंगे, पहले पैसेज भी 10 मार्क्स के रहेंगे और दूसरे पैसेज भी 10 मार्क्स के रहेंगे बच्चों। और पैसेज में तो मैं यही सजेस्ट करूंगा आप बनाना शुरू करो, साथ में डिक्शनरी रख सकते हो, कुछ वर्ड पावर टफ है तो उसे देख सकते हो। आइए हम लोग सेक्शन बी ग्रामर की ओर चलते हैं। और प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना बच्चों, क्योंकि ग्रामर के भी सॉल्यूशन जो मैं बताऊंगा तो इसमें सिर्फ मैं आंसर नहीं बताऊंगा, इसके साथ साथ मैं बहुत सारे रूल्स मैं बताऊंगा जिससे आपके ग्रामर के सारे क्वेश्चंस लगभग बोर्ड एग्जामिनेशन के बन जाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों देखिए इस पहले क्वेश्चन को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। द क्लाइमेट कंट्रोल कमेंट बाई एन एक्टिविस्ट। ओके, अब यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है और ये 4 ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से क्या होगा ऑन सोशल मीडिया स्टडी। तो मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बताता हूँ बच्चों। ट्रिक, वो ट्रिक क्या है, हो सके तो कॉपी में आप लोग लिख लेना, जहाँ भी तुमको लास्ट दिख जाए बच्चों, लास्ट, पास्ट, अगो, बिफोर और यस्टरडे, यदि ये 3 शब्द, ये 5 शब्द आपको कहीं भी दिख रहे हैं, फिर से लास्ट, पास्ट, अगो, बिफोर, यस्टरडे, तो याद रखना बच्चों ये सारे वर्ड्स पास्ट से रिलेटेड है। यस और नो। लास्ट का मतलब बीता हुआ, पास्ट का मतलब है बीता हुआ जो बीत चुका है, अगो मतलब पहले बीत चुका है, बिफोर मीन्स भी पहले, यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल। तो बच्चों जब ये सारे वर्ड्स पास्ट के हैं तो आपको हमेशा याद रखना होगा कि इसके साथ हमेशा V2 देना है। और V2 किस टेंस को बोलते हैं बच्चों, पास्ट टेंस को बोलते हैं। तो अब बताओ, एलिमिनेशन मेथड आप लोग मैथ्स में जानते हो ना, तो विल बी ब्लोन तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि चूंकि यस्टरडे क्वेश्चन पास्ट में है तो ये पास्ट लेगा। इज ब्लोन कैंसिल हो जाएगा, ब्लो V1 है, V1 भी कैंसिल, देना क्या है V2, तो ब्लू होगा। तो जो बच्चे जानते थे कि हमने आप ब्लू V2 दिए हैं तो आप तो बना लिए,
लेकिन उसके साथ कुछ जो मैंने ये रूल्स और बताया आपको, ये जो मैंने कुछ वर्ड्स बताए उसे भी याद रखना। यस्टरडे की जगह पर यदि लास्ट दे तब भी हमें क्या देना है बच्चों, V2 देना। ये वर्ब कुछ भी हो सकता है, जैसे सी का V2 क्या होगा, सॉ। कम का V2 क्या होगा, केम। ऐसे याद रखना। आइए इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। Read the conversation between a doctor and his patient and complete the sentence by reporting the patient's reply correctly. और आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिए, जितना अभी के समय में आप सैम्पल पेपर्स बना पाओ आप लोग बनाइए, है ना। आप कमेंट करके भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो। और एक और मेरा रिक्वेस्ट होगा, इस वीडियो को पूरे लास्ट तक जरूर देखना और अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर करना ये। हाँ, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। क्यों? क्योंकि आप ही के लिए मैं इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोस इस पर अपलोड करता रहता हूँ। आइए क्वेश्चन समझते हैं बच्चों। डॉक्टर पूछा क्या, डू यू फील डाउन फ्रॉम टाइम टू टाइम मिस्टर गोपालन, है ना। तो अब यहाँ पर पेशेंट बोले यस आई डू नॉट स्टे इन गुड मूड। डॉक्टर ने पूछा क्या आपको बार बार थोड़ी मतलब परेशानी या थोड़ी डिजीज फील होती है या सिकनेस फील होता है। तो वो बताता है पेशेंट के कि यस आई डू नॉट स्टे इन गुड मूड, है ना बेसिकली। तो डॉक्टर वाइल ट्राइंग टू फिगर आउट हिज पेशेंट्स एलमेंट, एलमेंट मीन्स प्रॉब्लम यू कैन से, आस्क्ड अबाउट हिज वेल बीइंग। तो जब वेल बीइंग के लिए पूछा तो ये तो कंप्लीट ही हो गया, ये लाइन तो पूरा कंप्लीट हो गया। टू विच द पेशेंट अफर्म्ड। अब एक चीज और देखना, अफर्म्ड का मतलब होता है पॉजिटिविटी, मीन्स द पेशेंट रिप्लाइड पॉजिटिवली या द पेशेंट रिप्लाइड इन अफर्मेशन। तो जब अफर्मेशन दे दिया बच्चों तो यस तो नहीं रहेगा, यस तो हट जाएगा। यस क्या हो जाएगा बच्चों, हट जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखना आपके आंसर में, सीवीसी के भी आंसर में दिया हुआ है, डायरेक्ट दिया हुआ है दैट आई फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के लिए। आपको मैंने नरेशन बता रखा, आप मेरे नरेशन के वीडियो को भी देखना। दैट उसके बाद ही आ जाएगा, दैट ही। चूंकि ये पास्ट में रहता, समझो इस बात को, चूंकि ये पास्ट में रहता तो यहाँ पर पास्ट होना चाहिए था। एंड आस्क्ड चूंकि पास्ट में ही दिया है तो मेरे अनुसार से यहाँ पर डिड नॉट होगा, बट आपके सीवीसी में यहाँ पर ही डज नॉट दे रखा है। तो मैं बताऊंगा बाय रूल आपको यदि बनाना होगा बच्चों तो आप डिड पर जाओगे, ठीक है ना। क्योंकि बार बार तो सीबीएसई का ये क्वेश्चन तो आना नहीं है। तो आपका रूल क्या है मैं फिर से बता दूं, हमेशा याद रखना डू को डिड में बदलना होता है, V1 को V2 में बदलना होता है। जब भी हम नरेशन चेंज करते होते हैं तो ये ट्रिक याद कर लो, ये हमेशा पूछा जाता है। आप याद रखना इज एम आर को वॉज वर्ब में बदलना होता है। इज एम आर को किस में बदलिएगा आप लोग, वॉज वर्ब में बदलिएगा। हैज और हैव को आप लोग किस में बदलिएगा बच्चों, हैड में बदलिएगा, है ना। तो इस बात को याद रखना, प्रेजेंट पास्ट में चेंज होता है। फिर से V1 को किस में बदलेंगे, V2 में। इज एम आर को किस में, वॉज वर। हैज और हैव को हैड में। तो मेरे अनुसार से तो डिड होगा, हालांकि ये रिलीज करता तो थोड़ा सा, है ना, डज जो दिया है ये कॉन्ट्राडिक्टरी है यहाँ पर। आइए समझने की कोशिश करते हैं तीसरा जो बिल्कुल सही है। मैं फिर भी बताऊंगा बच्चों, आप लोग को बनाना इसी रूल पर है ना, कंफ्यूज मत होना कभी भी। चलो आप लोग आगे चल दिए, देखिए। अरे ये क्वेश्चन सेट करने वाला भी कोई इंसान ही होगा ना। देखो, द एडवर्टीजमेंट रेड, सुनना क्वेश्चन अच्छे से बच्चों और प्लीज़ देखना इस वीडियो को लास्ट तक। मुझे लगता है इस पूरे सॉल्यूशन को आप मेरे सॉल्यूशन को अच्छे से सुन लेंगे तो एग्जामिनेशन में बहुत इजीली आप सारे ग्रामेटिकल क्वेश्चंस बना लेंगे। राइटिंग सेक्शन बना लीजिएगा, लिटरेचर बना लीजिएगा, और पैसेज तो भाई आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना क्लियर होगा आपको। Select the correct option to fill in the blank for the given line from a health magazine. Select the correct option to fill in the blank for the given line from a health magazine. तो चलिए समझिए। The advertisement read, advertisement में लिखा हुआ था if you smoke statically your story। इसमें एक रूल बताते हैं बच्चों, ये रट लो आप लोग। हम लोगों को हिंदी में भी पढ़ाया गया था, मैं तुम्हें बता दूं थोड़ा सा। चलो आज मैं हिंदी लिख देता हूँ क्योंकि वीडियो में हमेशा इंग्लिश ही बोलता हूँ। यदि तुम मेहनत करोगे तो सफलता पाओगे। यदि तुम मेहनत करोगे तो सफलता पाओगे। अब आपसे चलो ये क्वेश्चन पूछ लिया,
ठीक है, तो आप कैसे बनाओगे? तो इसमें दो सेंटेंसेज है, मेहनत करोगे तो तुम सफलता पाओगे, और दोनों गागे गी है, मतलब दिखने में लग रहा है कैसा टेंस है बच्चों, फ्यूचर टेंस है। तो जो नॉर्मल बच्चा होगा ना, जो एवरेज बच्चा होगा, वो दोनों में फ्यूचर टेंस यूज कर देगा। जैसे इफ यू विल वर्क हार्ड, यदि तुम मेहनत करोगे तो तुम सफलता पाओगे। यू विल गेट सक्सेस। लेकिन ये सेंटेंस क्या क्या है बच्चों, गलत है। क्यों? क्योंकि बोलता है ना, इंग्लिश क्या कहता है कि एक ही सेंटेंस में दो बार विल का यूज नहीं हो सकता है। तो रूल है कंडीशनल वाले वर्ड्स में, चाहे इफ हो, रट लो, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो बनना चाहिए। अनलेस हो, अनटिल हो, इफ हो, व्हेन हो, इन सारे वर्ड्स के साथ हमेशा याद रखना बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही दिया जाता है, मतलब सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 भी दिया जाता है। सेल और विल का यूज नहीं किया जाता है। और हाँ, दूसरे पार्ट के साथ सेल और विल का यूज होता है। तो एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप कमेंट करके बताना इसका क्या ट्रांसलेशन होगा। यदि वह यदि वह आगरा जाएगा तो ताजमहल देखेगा। इफ ही विल गो टू आगरा ही विल सी द ताजमहल होगा, या इफ ही गोज टू आगरा ही विल सी द ताजमहल। तो इफ ही गोज हो जाएगा बच्चों। तो एक चीज बताओ आप लोग, इफ यू स्मोक है यहाँ पर, तो सब्जेक्ट प्लस V1 ऑलरेडी दे दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो दूसरे वाले पार्ट के साथ सब्जेक्ट प्लस सेल और विल आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। दूसरे वाले पार्ट के साथ इसको जब आप हटा दोगे, आंसर होगा इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। अब ये सही है। तो यहाँ पर योर स्टोरी विल आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। योर स्टोरी विल एंड 15 मिनट्स बिफोर। यहाँ कौन सा रूल निकल कर आया, याद कर लो, रट लो। इफ, अनलेस, अनटिल, व्हेन, इन सारी वर्ड्स के साथ शुरू होने वाले जो है ना सेंटेंस होंगे, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होंगे। सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट लेंगे, सेल और विल का यूज नहीं होगा। ठीक है बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें भी थोड़ा सा ना कुछ कुछ कंफ्यूजन है और समझने की क्या जरूरत है, जरा देखना। चूंकि ये लास्ट है, तो लास्ट है तो वॉज तो देगा ही, क्योंकि मैंने बताया था लास्ट, पास्ट, अगो, बिफोर, ये स्टरडे के साथ पास्ट लगता है, तो वॉज दिया तो चलो सही है। लास्ट वीक, पिछले वीक, अ चाइल्ड वॉज नॉट अलाउड, एक बच्चे को अलाउ नहीं किया गया टू बोर्ड इन। और जब पहली बार किसी प्लेन का चर्चा आ रहा है बच्चों, तो ये तो नॉर्मल होना चाहिए, तो यहाँ पर ए होना चाहिए। तो आंसर में द के जगह पर ए, और CBSE ने भी इसी आंसर को सही माना है। अब मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज कहाँ करते हैं। आंसर वैसे यही सही है, सी सही है, बट बच्चे कंफ्यूज कहाँ करते हैं मैं बताऊँ। लास्ट वीक लगा दिया, अब सोचते हैं कि लास्ट वीक है, पिछले बात किया, तो यहाँ पर चाइल्ड के चाइल्ड के जगह पर क्या होना चाहिए, द चाइल्ड। तो नहीं बच्चों, चूंकि इस चाइल्ड का भी पहली बार यूज हो रहा है, तो एक बात मैं और बता दूं, याद रखो, ए, एन और द कहाँ यूज करेंगे, बहुत सिंपल सी बात है। जब किसी भी नाउन का यूज पहली बार आ रहा है, अनसर्टेन है, तो वो ए और एन लेगा। और जब किसी सब्जेक्ट का यूज या नाउन का यूज स्पेशल केस में आ रहा है, वो खास है, तो उसके साथ हम लोग क्या यूज करेंगे बच्चों, द। और उसी नाउन का यूज यदि जिसमें के साथ आप ए और एन लगाए हो ना, उसी नाउन के साथ यदि दोबारा वो नाउन यूज हो रहा है, तो वो द लेगा। क्यों? क्योंकि वो हो गया है बच्चों स्पेशल। मुझे उम्मीद है यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर है बच्चों। आगे चलिए, कंप्लीट द गिवन नैरेटिव बाय फिलिंग इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द डॉक, है ना, लुकिंग आउट एट द, ये डॉक एक प्लेस हो गया जहाँ पर वो स्टैंड कर रहा था, है ना, बेसिकली नियर द हार्बर इट हैपन्स, है ना, इट इज सीन। सो आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द डॉक लुकिंग आउट एट द लेक फॉर द लास्ट, है ना, ये डॉग कहीं भी हो सकता है। लुकिंग आउट एट द लेक फॉर द लास्ट टाइम, अ फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस। अच्छा एक चीज़ बताना, तुम लोग को मैंने रूल बताया था बच्चों, वॉज और वेयर किस टेंस का, मैं ट्रिक बता रहा हूँ, हमेशा ये ट्रिक याद रखना, तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा पक्का। वॉज और वेयर किस टेंस में होता है, पास्ट टेंस में होता है। तो एक पास्ट, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना कि इफ अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद पास्ट टेंस ना, तो बाकी सारे सेंटेंसेस पास्ट में ही होने चाहिए, बाकी सारे पार्ट्स पास्ट में होना चाहिए। यदि प्रेजेंट में दे दिया
मतलब EMR में दे दिया, V1 में दिया, तो सारे जो सेंटेंस का पार्ट होना चाहिए वो प्रेजेंट में होना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पास्ट है तो पूरे सेंटेंस पास्ट होगा। तो ज़रा देखो तो इस ऑप्शन से, आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द डॉक लुकिंग एट द लेक फॉर द लास्ट टाइम, अ फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस। बताओ विल वॉस कैंसिल हो जाएगा क्योंकि विल तो फ्यूचर में है बच्चों। अच्छा, हैड वॉश्ड पास्ट में है, चलो एक बनता है। विल हैव वॉश्ड तो नहीं होगा, लेकिन अब हैड वॉश्ड देंगे या वॉश्ड देंगे, तो मैंने बताया था बेसिकली पास्ट इंडेफिनिट होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैं बताऊंगा V2 के साथ जाने के लिए, और CBSE भी वॉश्ड को ही सही माना है बच्चों। हाँ, हमेशा याद रखेंगे। फिर से एक रूल एकदम इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो, और ये आपके राइटिंग सेक्शन में भी बहुत 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 काम देगा बच्चों। क्या कि इफ़ यू आर राइटिंग अ पैराग्राफ, यदि कोई आप पैराग्राफ इंग्लिश में लिख रहे हो, ठीक है, और पहला सेंटेंस आपने लिखा है पास्ट में, चाहे V2 का यूज़ करके ही सही, ठीक है ना, तो बाकी जो सेंटेंसेस लिखना बच्चों वो पास्ट में ही लिखना, याद रखो। कभी भी प्रेजेंट और फ्यूचर इसमें मिक्स्ड मत करना। और लेकिन आप यदि लिख रहे हो कोई पैराग्राफ बच्चों जिसमें पहला लाइन आप प्रेजेंट में यूज़ किए हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, जैसे कि आप V1 यूज़ कर लिए हो, V5 मतलब वर्ब और एस और यस आप यूज़ किए हो, या आपने यूज़ करा है इज एम आर, तो आप हमेशा याद रखना बच्चा कि बाकी जो सेंटेंसेज होंगे ना वो प्रेजेंट में ही होने चाहिए। दिस इज़ द रूल, इट शुड नॉट बी मिक्सड विथ पास्ट टेंस। ओके। चलो एक थोड़ा सा ना फनी चीज़ मैं बताता हूँ। एक बार मैं ट्रेन से जा रहा था अपने होम टाउन बिहार शरीफ। तो वो नालंदा डिस्ट्रिक्ट का है, बहुत इम्पोर्टेंट। यहाँ पर समझना क्या है कि एक आदमी मिला मेरे को ट्रेन पर ही और वो मेरे से पूछने लगा कि आप क्या करते हैं, तो मैंने बताया कि मैं पढ़ाता हूँ। तो क्या पढ़ाते हैं, तो मैंने बोला इंग्लिश पढ़ाता हूँ। तो उसने पूछा कि टेंस कितने टाइप के होते हैं, तो मैंने बोला 3 टाइप के होते हैं। पूछा क्या क्या, तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो वो बोला नहीं, टेंस 2 टाइप्स के होते हैं। मैंने पूछा कौन कौन भाई बता दो। तो एक उन्होंने बताया प्रेजेंट टेंस, और एक उसने बताया क्या, पास्ट टेंस। मैंने बोला फ्यूचर टेंस कहाँ गया, तो वो बोलता फ्यूचर टेंस होता ही नहीं। हम बोले भाई साहब अपना नॉलेज अपने पास रखो और मैं थोड़ा सा वहाँ से भाग गया। भाई साहब 3 टेंसेज होते हैं, आपको सबको पता होने चाहिए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, है ना। अभी जो कोई चल रहा है टाइम वो प्रेजेंट टाइम हो गया बच्चों। आप हम लोग पढ़ रहे हैं वो प्रेजेंट टाइम में है, वैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जो बीत गया, चूंकि आप 4 क्लास में थे, 5 क्लास में थे, वो आपका पास्ट हो गया। और जो आने वाला है, सपोज आप एक ऑफिसर बनोगे, UPSC IAS IPS बनोगे, है ना, मेडिकल इंजीनियर, आप डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, तो वो आपका क्या हो गया बच्चों, वो आपका फ्यूचर हो गया। ओके। और मेरा आशीर्वाद है मेरे सारे बच्चों को कि आप बहुत बहुत बड़े पोस्ट पर जाओ, फिर मेरे से ज़रूर मिलना। ओके, इस क्वेश्चन को समझते हैं। फिल इन द ब्लैंक बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड इन द ब्रैकेट। ओके, ब्रैकेट में ये है, उसका करेक्ट फॉर्म दीजिए। सब्जेक्ट है रिक्वेस्ट फॉर अप्रूवल अप्रूवल। तो डियर सर दिस इज टू रेस्पेक्टफुली सबमिट दैट आई, तो आई सिंपल सीक हो जाएगा। आई सीक में सीक मतलब खोजना। आई सीक अप्रूवल फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ ट्री प्लांटेशन ड्राइव टू बी अंडरटेकन बाय अ क्लब। कोई अप्रूवल खोज रहा है कोई बड़े अथॉरिटी से ताकि वो ट्री प्लांटेशन ड्राइव चलाए। चलिए इस क्वेश्चन को आंसर बच्चों हो जाएगा सिक। क्वेश्चन नंबर 7 समझने की कोशिश करते हैं, जरा इस क्वेश्चन को पढ़ना। रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन अ ग्रैंड सन एंड हिज ग्रैंड फादर। एक पोते और अपने दादाजी में बात हो रहा है। बाई कंप्लीटिंग द सेंटेंस, आइए समझते हैं। ग्रैंड सन ने पूछा, ग्रैंड पा हु आर योर सुपर हीरोज, आपके सुपर हीरोज कौन है। ग्रैंड पा बोलते एनी वन हु सोज काइंडनेस एंड कंपैशन टू अदर। चलो समझना है रूल को, पहले ये अपने लाइफ लेसन भी आप लोग समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपीरियंस तो काम आता है। ये ग्रैंड पा ने बोला, पहले ग्रैंड सन ने पूछा पापा सॉरी दादाजी आपके सुपर हीरोज आपके अनुसार कौन है। तो ग्रैंड पा ने बोला कोई भी जो काइंडनेस दिखाता है, कंपैशन दिखाता है, सिंपैथी दिखाता है, दूसरे के लिए सहानुभूति रखता है, दूसरे की हेल्प करता है, वही इनके लिए सुपर हीरो है। और आपको भी कौन से आदमी पसंद आते होंगे ज़्यादा बच्चों, जो आपके लिए हमेशा अच्छा सोचे, वो आपको काइंडनेस के साथ ट्रीट करें, कंपैशन के साथ ट्रीट करें। ओके,
चलिए समझते हैं। तो इसको मैंने नरेशन में यदि कंप्लीट करना है डायलॉग में तो कैसे करेंगे। तो इन रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन आस्क्ड, है ना, इन रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन अबाउट हिज सुपर हीरोज ग्रैंडफादर सेज दैट। अब देखो बच्चा, यहाँ पर ग्रैंडफादर क्या है, सेज दैट है, ठीक है। सेज किस टेंस में हो गया, पास्ट टेंस में हुआ या प्रेजेंट टेंस में हुआ, प्रेजेंट टेंस में। तो एक रूल नरेशन का लेकर जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग सेड तब तक नहीं करेंगे या पास्ट में चेंज तब तक नहीं करेंगे जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो, मतलब सेज हो, या याद रखना जब रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में हो, सेल और विल हो। तो जब सेज प्रेजेंट में है बच्चों रिपोर्टिंग वर्ब, तो टेंस कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बस लिख देना है। तो कर सकते हो, ग्रैंडफादर सेज दैट इट इज़ एनीवन, ये कोई भी हो सकता है, हु। अब बताओ, आप लोग बहुत सारे बच्चे सोड करके आ जाओगे, SHOWED, क्योंकि सर पास्ट में करेंगे, नहीं बच्चा, यहाँ पर सेज प्रेजेंट है तो हो जाएगा एनीवन हु सोज क्या, काइंडनेस एंड कंपैशन टू अदर्स, कंपैशन टू अदर्स। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखो, मैं बार बार बता रहा हूँ, इसको अच्छे से लास्ट तक सुनना, बहुत शायद ये आपके लिए, है ना, माइंड चेंजिंग ये पूरे सैम्पल पेपर हो जाएंगे। इसके बाद आप कोई भी सैम्पल पेपर उठाकर देखोगे तो इसी ग्रामर जो मैंने मुझे और बहुत सारे रूल्स बताने हैं, इसी के थ्रू ग्रामर के रूल्स बताने हैं, तो आपका सारा क्वेश्चंस बन जाएगा। चलिए, आइडेंटिफाई द एरर, आपको एरर पहचानना है इन द गिवन सेंटेंसेस। चलो, इन ऑर्डर टू बैलेंसिंग, तो मुझे एक ट्रिक यहाँ पर सारे बच्चे को देना, वो याद रखना, टू के बाद हमेशा V1 आता है, याद रखना। टू बैलेंसिंग नहीं होगा, टू क्या होगा बच्चों, बैलेंस होगा। तो एरर में डायरेक्ट कर दो टू है और बैलेंस है, सॉरी 1 मिनट बच्चों, एरर में तो टू तक तो सही है ना, टू के बाद V1 देंगे और बैलेंसिंग क्या है, V4 है। तो एरर में बच्चों क्या हो जाएगा, बैलेंसिंग, ठीक है, और करेक्शन में क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। अब इसके साथ मैं दूसरा रूल बता रहा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर जाओ। यदि टू नहीं रहता, फॉर रहता, तो फॉर के साथ हमेशा V4 लगता है, लेकिन इन ऑर्डर के साथ तो आमतौर पर यहाँ पर टू ही लगेगा। लेकिन अब एक सेंटेंस देते हैं, समझना। आई एम हियर टू टीचिंग यू या टू टीच यू, कमेंट करके बताना क्या होगा, आई एम हियर टू टीच यू। लेकिन यदि मैं पूछूं ही इज गोइंग देयर फॉर लर्न इंग्लिश और फॉर लर्निंग इंग्लिश, तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों लर्निंग इंग्लिश, या आई एम हियर फॉर लर्न इंग्लिश, या आई एम हियर फॉर लर्निंग इंग्लिश, लर्निंग इंग्लिश। याद रखो फिर से, टू के साथ हमेशा V1 का यूज होता है बच्चों, और फॉर के साथ हमेशा V4 का यूज होता है। V4 तो सबको पता है बच्चों, V1 में यदि ING यूज होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, V4 बोलते हैं। ठीक है, आइए 9th क्वेश्चन नंबर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सुनील शेयर्ड सम इंफॉर्मेशन, सुनील ने कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करा तारिक से, ओके, अबाउट अ हॉलीडे एट सी। सो रिपोर्ट तारिक्स क्वेश्चन। अब तारिक के क्वेश्चन को रिपोर्ट करना है, तो तारिक ने पूछा, तो मैं करूंगा तारिक आस्क्ड, आंसर मैं डायरेक्ट समझा रहा हूँ, समझना। तारिक आस्क्ड, तारिक ने पूछा, तारिक पूछेगा किससे, सुनील से, तो सुनील हो जाएगा। अब एक चीज़ याद रखना बच्चों, एक चीज़ आप हमेशा याद रखना, तारिक सुनील, पहले समझो क्वेश्चन, उसके बाद आंसर बताएंगे। तारिक सुनील से पूछेगा क्या, डिड यू, यही क्वेश्चन था ना बच्चा, डिड यू एंजॉय ट्रेवलिंग बाई सी, क्वेश्चन तो यही पूछा, अभी ये आंसर नहीं है, समझना है इसको। तारिक आस्क्ड, QUE मैंने लिखा, ऐसे सिर्फ क्यू था यहाँ पर। तारिक आस्क्ड सुनील डिड यू एंजॉय ट्रेवलिंग बाई सी, तारिक ने सुनील से पूछा कि क्या तुम, है ना, समंदर के थ्रू ट्रेवल जो आप कर रहे थे, है ना, या फिर यहाँ पर सी वॉयज हो जाएगा, आप जब उसके थ्रू ट्रेवल कर रहे थे तो आपने एंजॉय करा। क्वेश्चन कुछ भी हो, मुझे ट्रिक लगाना, ट्रिक बता रहे, रट लो, आप लोग समझ लो।
ये है डिड हेल्पिंग वर्ब, और ये जब सब्जेक्ट के पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब आता है ना बच्चा, तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा, वो भी हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन कहलाता है। कैसा क्वेश्चन कहलाता है? हेल्पिंग वर्ब। मैंने अपने नरेशन के वीडियो में बता रखा है बच्चों कि क्वेश्चन टाइप वाले में ना कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या लगता है? इफ या वेदर का यूज होता है। ठीक है बच्चों, तो आंसर हो जाएगा, समझना, तारिक। क्वेश्चन चूंकि पूछा है तो आस्क्ड क्या? सुनील। अब बताओ, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए बहुत सारे बच्चे ना दैट देकर आते हैं। नहीं बच्चा, दैट असर्टिव सेंटेंस के लिए लगता है। ये डिड क्वेश्चन है तो यहाँ पर इफ और वेदर लगेगा, तो मुझे देना है इफ। तारिक आस्क्ड सुनील इफ। एक और रूल आप लोग याद करना, बहुत अच्छे से समझना। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट को बच्चों सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के फॉर्मेट में तोड़ा जाता है। तो डिड यू को यू, अब एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, डिड यू इंजॉय को मैं नॉर्मल सेंटेंस बनाऊंगा, ये रूल है, ये रूल है। तो डिड यू एंजॉय कैसा टाइप का सेंटेंस है? पास्ट इंडेफिनिट का क्वेश्चन है ना, तो पास्ट इंडेफिनिट देंगे सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। यस और नो? तो सबसे पहले सब्जेक्ट में यू देंगे, समझना इस बात को। ये क्वेश्चन खुद दिया हुआ, इसका आंसर बना रहे हैं तो यू देंगे। अब यू के बाद V2 देना है, तो V2 में डिड नहीं होगा बच्चा, एंजॉय V1 है तो इसका V2 देंगे क्या? एंजॉयड। ठीक है, अच्छे बच्चे थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, समझ आ जाएगा। यू एंजॉयड क्या बच्चों? ट्रेवलिंग बाय सी। अभी फिलहाल दिमाग में बनाना है, ये पास्ट इंडेफिनिट है तो ये रट लो, पास्ट इंडेफिनिट का ये स्ट्रक्चर है बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट। और ये रूल है नरेशन में कि पास्ट इंडेफिनिट जब रिपोर्टेड स्पीच में रहता है ना, तो ये बदलता है किस में? पास्ट के परफेक्ट टेंस में बदलता है। कैसे टेंस में बदलता है? पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब मुझे इस स्ट्रक्चर में तोड़कर बनाना है, तो सब्जेक्ट पहले देंगे, तो यू कौन सा पर्सन है बच्चों? सेकेंड पर्सन। मैंने नरेशन में बता रखा है आप लोगों को कि सेकेंड पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ये एस सब्जेक्ट है, ओ ऑब्जेक्ट है, एल नो चेंज है, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, एस ओ एन फॉर्मूला के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट में सुनील है बच्चों, और सुनील के लिए ही देंगे या सी देंगे? ही देंगे। जब सब्जेक्ट मैंने दिया है और ये पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, तो सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा बच्चों? हैड। तो इफ ही हैड। फिर V3 मुझे देना है, तो ट्रेवल, एंजॉय का V3 क्या होगा? मेन वर्ब तो एंजॉय है, तो हो जाएगा एंजॉयड। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ चूंकि जगह नहीं है, या फिर आप बताओ तो मैं इसे इरेज कर दूँ, है ना? ओके, एंजॉयड। फिर लास्ट में क्या हो जाएगा बच्चों? ट्रेवलिंग बाई सी। अब खुद बता सकते हो कि नरेशन का ये रूल के अनुसार मैंने बताया है, तो आप नरेशन का रूल कैसे चेंज होता है बच्चों, आप मेरे वीडियो को फिर से, नरेशन के वीडियो को फॉलो कर सकते हो, बहुत अच्छे से मैंने वहाँ समझा रखा है। चलिए 10th क्वेश्चन आप लोग एक बार पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। फिल इन द ब्लैंक बाई चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द स्लोगन बाई अ मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड वेलफेयर। अब यहाँ पर देखो, चूंकि क्वेश्चन है तो सबसे पहले सब मॉडल वर्ब ही दे दिया, तो बता रहा है क्वेश्चन पहले पढ़ो। वी अफर्ड टू नेग्लेक्ट चिल्ड्रन, थिंक ट्वाइस। क्या हम लोग बच्चों को नेग्लेक्ट कर सकते हैं? दोबारा सोचिए। तो विल तो होगा नहीं, तो यहाँ पर आंसर में संभावना को बताता है, ये होगा नहीं। नीड का यूज होगा नहीं, जरूरत है क्या नेग्लेक्ट करने की चिल्ड्रन की? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा? कैन। क्वेश्चन पूछने के लिए तो कैन का यूज होता ही है बच्चा। कैन वी अफोर्ड टू नेग्लेक्ट चिल्ड्रन, थिंक ट्वाइस। अब देखो आपने बनाया होगा, उसके साथ मैं रूल बता रहा हूँ क्या, याद रखना। सेल और विल का यूज नेचुरल फ्यूचर टेंस में होता है, याद रखना। मे का यूज, ये मॉडल वर्ब है। एक चीज़ हमेशा याद रखना बच्चों, मैं यहाँ पर थोड़ा सा ना मॉडल वर्ब को फिर से थोड़ा डील कर दूँ कि मॉडल वर्ब में कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, डेयर, नीड, ऑट टू, मस्ट, यूज्ड टू, हैज़ टू, हैव टू सारे आते हैं। बट याद रखना मॉडल वर्ब के साथ हमेशा V1 लगता है, और मॉडल वर्ब हमेशा कुछ अपने साथ मीनिंग रखता है, मूड को बताता है।
ठीक है, इन सारी चीज़ों को याद रखना। इस सेंस के अनुसार यहाँ पर कैन का यूज होगा। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द नरेशन, है ना, ऑफ द डायलॉग बिटवीन लता। नरेशन का क्वेश्चन देखो कितना इंपॉर्टेंट है ना। तो नरेशन एक बार अच्छे से आप लोग देख जाना, मैंने वीडियो में बता रखा है। क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं, फिलहाल इसको अच्छे से देखो, इधर उधर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं नरेशन का इसके एग्जाम्पल के थ्रू भी बहुत सारे रूल्स बताने की कोशिश करूँगा, समझो आप। फादर, और मुझे पक्का यकीन है जो बच्चा ये लास्ट तक देख लिया ना, उसके लिए सैम्पल पेपर्स इंग्लिश का सॉल्व करने का नज़रिया बदलेगा और बेहतरीन मार्क्स आप लोग ला कर दिखाओगे मेरे इस सॉल्यूशन के तरीके से, समझना। फादर पूछते हैं क्या, वाई आस्क सो मेनी क्वेश्चंस लता। लता बोलती है, आई बिलीव दैट इफ यू डोंट नो द आंसर कीप आस्किंग टिल यू डू। यदि मैं इसीलिए क्वेश्चन पूछती हूँ क्योंकि ये जब तक आपको आंसर मालूम नहीं है तो आप पूछते रहो। ये अच्छी क्वालिटी भी है बच्चों, याद रखना। आपके क्लास में कोई भी टीचर पढ़ाते हैं ना, यदि आप ऑफलाइन भी जाती हो जो भी, तो जब तक नहीं समझ में आ रहा तब तक पूछिए। अब समझिए, फादर आस्क्ड लता द रीजन फॉर मेनी क्वेश्चंस ही वाज आस्किंग, तो ये तो पूछ ही लिए। लता एक्सप्लेन गुड ह्यूमरिटली दैट इन इवेंट ऑफ नॉट नोइंग द आंसर वन शुड मॉडल वर्ब है बच्चों, V1 लगेगा, तो इस अनुसार से केप्ट तो खत्म हो गया क्योंकि V2 था। एलिमिनेशन मेथड लगवाना, मैं रूल बता रहा हूँ, केप्ट तो खत्म हो गया। अब बचा ये और ये कीप। अब देखो वन तो सिंगुलर है तो V5 लेगा और डू तो लेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा वन शुड कीप स्माइलिंग टिल वन डज। अच्छे बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आ रहा है कि शुड मॉडल वर्ब है, हमेशा V1 लेता है, मैंने बताया। उस अनुसार से केप्ट V2 है, ये दोनों छट गया मतलब ख़त्म हो गया। अब ये बचा और ये बचा, तो देखो वन सिंगुलर है उसके साथ डज लगना चाहिए, याद रखना, तो इसके अनुसार से ये होता है। आपको पता है ना कि बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V5 का यूज होता है, V1 में S और ES का। लाइक वह बाजार जाता है तो ही गोज टू मार्केट होगा, ही गो टू मार्केट नहीं होगा। और वही जब प्लूरल सब्जेक्ट होता है ना बच्चा, तो उसके साथ V1 का यूज होता है। लाइक वे लोग बाजार जाते हैं तो दे गोज टू मार्केट नहीं, दे गो टू मार्केट। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 समझने की कोशिश करते हैं। आइडेंटिफाई द एरर ऑन अ शॉप्स होर्डिंग। कहीं एक दुकान के होर्डिंग में लगा हुआ था और ये लिखा हुआ था, उसमें कुछ एरर है, आपको सप्लाई द करेक्शन, करेक्ट भी करना है वो एरर को पहचान कर, फॉर द फॉलोइंग सेल्स ऑफर। तो देखो गुमनाम नाम भी खतरनाक है, गुमनाम एंड डॉटर्स प्राइवेट लिमिटेड, बिंदापुर झारखंड। तो लिखा हुआ है मैसिव डिस्काउंट फॉर ऑल सीनियर सिटीजन, ठीक है, वैक्सीनेटेड विद द प्रिकॉशनरी है ना, प्रिकॉशनरी डोज। तो बहुत सारे बच्चे ना यहाँ एरर क्या करते हैं, यहाँ पर बच्चों ध्यान देना कि मैसिव डिस्काउंट फॉर ऑल। अब देखो वो बच्चे एरर क्या करते हैं कि ऑल सीनियर, जब सारे सीनियर तो यहाँ पर सिटीजन के जगह पर सिटीजन्स करके आते हैं, जो कि गलत है। सारे सीनियर सिटीजन्स के लिए वैक्सीनेटेड विद द, तो यहाँ पर ना देखो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर करते हैं, उनका गलती भी नहीं है क्योंकि ऑल तो भाई प्लूरल लेगा, लेकिन मेन जब पहले पार्ट में ही गलती है तो हम आगे क्यों पढ़ेंगे। पहला पार्ट में हो जाएगा बच्चों एच, मैसिव डिस्काउंट फॉर ईच सीनियर सिटीजन वैक्सीनेटेड विद द प्रिकॉशनरी डोज। हालांकि मेरे अनुसार से यहाँ पर सिटीजन्स भी गलत नहीं होना चाहिए। आपका क्या ख्याल है, आप कमेंट करके बताना। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, वो है राइटिंग सेक्शन की ओर बच्चा। मैं फिर से बता दूं, राइटिंग सेक्शन में इंग्लिश में आप चाहो तो मार्क्स बहुत अच्छा ला सकते हो, और आप यदि अच्छा सेंटेंसेस नहीं लिख पाते हो तो आपकी मार्क्स खराब भी आ सकती हैं। मैं बार बार बता रहा हूँ बच्चों, समझना। तो आपके राइटिंग सेक्शन में मार्क्स कटे नहीं, उसके लिए क्या करो, मैं पहली बात पहली ट्रिक दे रहा हूँ, समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ना यदि बड़े बड़े सेंटेंसेज आप नहीं लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि ग्रामेटिकल एरर हो जाएगा। और याद रखना बच्चा, ग्रामेटिकल एरर्स लिख रहे हो इंग्लिश में तो ये बच्चा इंग्लिश है, मार्क्स तो कटेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। आप पहले ना छोटे छोटे सेंटेंसेज लिखना, दैट शुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट।
इंग्लिश का एक सीक्रेट बता रहे हैं, हो सके तो इसको हमेशा याद रखना। इंग्लिश में ना बस आपको सेंटेंसेज खुद से बनाने आने चाहिए। यू शुड हैव द कैपेसिटी टू राइट द सेंटेंसेज बाय योर ओन, फ्रेम द सेंटेंसेज बाय योर ओन, और अपने लैंग्वेज में ही लिखना। रट्टा मार करके तो खैर इसमें कोई अच्छा नंबर नहीं ला सकता। तुम खुद से सेंटेंसेज बनाना तुम्हें आने चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं बच्चों, बहुत अच्छे से समझना। मैं ना बताऊंगा किस किस पैटर्न पर मार्क्स भी आपके राइटिंग सेक्शन में आएंगे, समझना। यू आर सुनिधि प्रकाश, आप सुनिधि प्रकाश हो, द वाइस है ना कैप्टन ऑफ ब्रिलियंट विद्यालय बर्रा है ना कानपुर। आप सुनिधि प्रकाश हो, वाइस कैप्टन ऑफ ब्रिलियंट है ना विद्यालय बरा कानपुर के। यू हैव रिसेंटली नोटिस सेवरल पोस्टर्स अराउंड योर स्कूल, आपके स्कूल प्रेमिसेस के पास बहुत पोस्टर्स लगे हुए थे, कॉन्वेइंग अ हैजार्डस मैसेज, बहुत ही खराब सा मैसेज है ना, जो कि डिरेल करने वाला था, लोगों को गुमराह करने वाला था। क्या ये मैसेज था, समझना। लूज वेट इन जस्ट 1 मंथ, 1 महीना में लूज वेट कर लेगा। मैं बोलूँगा मेरा बच्चा चालाक है, वो खाना ही नहीं खाएगा। बेटा आप लोग ये सब बिल्कुल मत करना। और इन ऐसे ऐसे लोगों के तो बात में बिल्कुल नहीं आना जो बोलते हैं लूज वेट इन जस्ट अ मंथ। खाना खाते रहो, मस्त हेल्दी रहो। अभी आपका एग्जामिनेशन आ रहा है, एग्जामिनेशन के पहले जितने हेल्दी रह सकते हो आप रहो, ठीक है। और मैं यही बताऊंगा कि हेल्दी खाना खाओ, फास्ट फूड ना खाओ, जंक फूड ना खाओ, हेल्थ पर ध्यान दो आप लोग, आप लोग से ही हम हैं। चलिए, लूज वेट इन जस्ट अ मंथ, अ वंडर डाइट, और उसमें पोस्टर में लिखा हुआ था एक वंडर डाइट खिला देगा है ना, कम्स टू योर रेस्क्यू, अ प्रिविलेज अवेलेबल फॉर ओनली अ फ्यू, ये प्रिविलेज बस कुछ लोगों के लिए अवेलेबल है। तो ये तो बहुत ही है ना, क्या उसको बोल सकते हैं, एल्यूडिंग है, भ्रमित करने वाला है ये पोस्टर है ना। तो क्या है बच्चों क्वेश्चन में, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ DWA। अब ये DWA क्या हो सकता है आप लोग याद रखना, ये DWA बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ वाटर अफेयर्स हो सकते हैं। और चूंकि आपका यहाँ पर ना फुल फॉर्म पूछने वाला है नहीं, तो बस डायरेक्टली तुम DWA भी लिखोगे ना बच्चा, तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इन नॉट मोर देन 120 वर्ड्स में लिखना है। नो ड्राइंग अटेंशन टुवर्ड्स हार्म कॉज्ड बाय सच एडवर्टाइजिंग। भाई साहब इससे एडवर्टाइजिंग करोगे तो भाई ऐसा एडवर्टाइजिंग करोगे तो हार्म तो आएगा ही आएगा। तो आपको एक लेटर लिखना है, आप हो सुनिधि प्रकाश, ब्रिलियंट विद्यालय वरा कानपुर को, आपको एडिटर के पास लेटर लिखना है, DWA के एडिटर के पास। यहाँ पर DWA क्या हो सकता है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ DWA। मुझे लगता है यहाँ पर न्यूज़पेपर के जैसे द एडिटर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स होता है, द टाइम्स ऑफ इंडिया होता है, द टेलीग्राफ होता है, द हिंदू हो सकता है, तो उस तरीके का, क्योंकि ये एडिटर की बात है, याद रखना। इन नॉट मोर देन 120 वर्ड्स, ड्राइंग अटेंशन टूवर्ड्स हार्म। बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, डायरेक्ट द एडिटर ऑफ द DWA लिखना, आंसर से ही जाएगा, ठीक है, कंफ्यूज मत हो। ड्राइंग अटेंशन टूवर्ड्स हार्म कॉज्ड बाई सच एडवर्टाइजिंग, प्रपोज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ होलसम लंच मंथ, है ना। आप ना बता सकते हो कि आपके आसपास स्कूल में ऐसे एडवर्टाइजिंग लगे हुए जो बहुत हार्मफुल है। अब सॉल्यूशन में दे सकते हो, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ होलसम लंच मंथ किया जाए इन अ स्कूल एज एन आइडिया टू एड्रेस सच प्रैक्टिसेज, मेंशन द एडवांटेजेस एंड सजेशंस, है ना, टू फोस्टर हेल्दी ईटिंग रूटीन। आपको इसमें बताना है कि हेल्दी ईटिंग रूटीन होने चाहिए। मैं सच बात बताऊं बच्चों, तो आजकल का मतलब बच्चे में इतना क्रेज है ना फास्ट फूड का, मतलब ऑयली स्पाइसी चीज़ खाने का इतना क्रेज है ना कि सही बताएं तो उन लोगों का मतलब फिजिक खराब होता जा रहा है। तो मैं तो अपने बच्चों को बताता हूँ, बच्चों अनहेल्दी अनहाइजीनिक फूड को कभी इनटेक मत करो प्लीज़। जितना हो सके आप घर का खाना खाओ, वो सही है। पॉजिटिव बॉडी इमेज आफ्टर यंगस्टर्स, देखो आपको क्वेश्चन तो पता चल गया है, यू विल बी एबल टू सॉल्व द आंसर ऑल्सो। तो मैं झटके से बस आपको फॉर्मेट बता दूं। पहली बात तो आपको आंसर जो मिलेंगे बच्चों, वो 2 टाइप में मिलेंगे, याद रखना, FC एंड E में, फॉर्मेट, कंटेंट और एक्सप्रेशन में मिलेंगे। मैं यहाँ पर थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश करता हूँ, आप ज़रा देखना, ठीक है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करके बता रहा हूँ। सबसे पहले एक मार्जिन दिया हुआ रहेगा आपके बुक में भी,
मतलब आपके आंसर कॉपी में भी सेंडर्स एड्रेस दिया हुआ रहता है बच्चों। सबसे पहले आपको सेंडर्स एड्रेस देना है। क्या देना है बच्चों? सेंडर्स एड्रेस देना है। अब सेंडर्स एड्रेस में क्या आ सकता है? तो आपके क्वेश्चन में यदि दिए हुए थे, ठीक है ना, आप क्वेश्चन में दिए हुए थे, मुझे क्वेश्चन फिर बैक करना पड़ेगा। ऐसे बहुत ही सिंपल सी बात है, ब्रिलियंट विद्यालय की थी ना वो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर साइड में दूंगा ब्रिलियंट, ब्रिलियंट क्या बच्चों? विद्यालय। सबसे पहले कौन सा एड्रेस? सेंडर्स एड्रेस, ठीक है। ब्रिलियंट विद्यालय वर्रा कानपुर, ये मैंने क्या कौन सा एड्रेस दिया बेटा? सेंडर्स एड्रेस दिया। उसके बाद जस्ट लेफ्ट साइड में कौन सा एड्रेस देना है बच्चों? सेंडर्स एड्रेस के बाद जस्ट क्या देना है? डेट देना है। क्या देना है बच्चों? डेट देना है। तो इस डेट में आपका आज का डेट आ जाएगा। मान लो आज हम लोग लिखते हैं 11 जनवरी। आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो 11 जनवरी का, तो मैं 11 जनवरी कर दूँ। और आज मेरे भाई का बर्थडे भी है, विश मी हैप्पी बर्थडे। तो ये क्या होगा बच्चों? मेरा भाई बगल में है, वो हंस भी रहा है, सुन भी रहा है। चलिए, ब्रिलियंट विद्यालय वर्रा कानपुर 11 जनवरी 2023, ये आपने सेंडर्स एड्रेस के बाद डेट दिया। डेट के बाद बच्चों हमेशा याद रखना कौन सा एड्रेस होगा? रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस किसको बोलते हैं बच्चों? वो जो रिसीव करेगा लेटर को। तो रिसीव कौन करेगा? द एडिटर। यहाँ पर मार्जिन छोड़ना है ना, द एडिटर। और द एडिटर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो बस DWA, क्वेश्चन तो सबको याद है, DWA। मान लो K21 ऐसे करके है, वहाँ दिया हुआ भी होगा है ना, कानपुर कर दो, सिंपल बात है, कानपुर। ये हो गया सेंडर्स एड्रेस, डेट, फिर रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस के बाद हम लोग देते हैं सब्जेक्ट। एक चीज़ और मैं बताऊंगा बच्चों, राइटिंग थोड़ा बेहतरीन लिखना। क्यों? क्योंकि अभी से ही राइटिंग अच्छा करने की प्रैक्टिस करो। हैंड राइटिंग की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने अक्सर देखा है, आप लोग भी कमेंट करके बताना कि अभी जो एग्ज़ाम से पहले जितनी अच्छी हैंड राइटिंग बैठती है ना बच्चा, उतना अच्छा हैंड राइटिंग एग्ज़ाम में नहीं बैठता है ना, मतलब उतनी अच्छी हैंड राइटिंग नहीं दिखती है। चलिए, सब्जेक्ट में यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा बेटा? क्या था? नीड फॉर, है ना, प्रोमोटिंग। बहुत सारे बच्चे का कंप्लेनिंग नेचर होता है, तो टू कंप्लेन अबाउट द पोस्टर्स कर देता है। तो मुझे ज़्यादा आंसर यही सही लगता है, पॉजिटिव तरफ देखने का। तो नीड फॉर प्रोमोटिंग हेल्दी फूड स्टफ्स, ठीक है, या हेल्दी फूड ईटिंग हैबिट्स, कुछ भी कर सकते हो। उसके बाद सर्व करके एक बात याद रख लो, मैं ये रट लो, मैंने लेटर टू एडिटर भी बताया है। यहाँ पर ना ये लाइन हमेशा चलता है, तुम्हें याद होगा, थ्रू द लेटर टू एडिटर के साथ ये जरूर लिखना बच्चा, ये मार्क्स मिलेगा इसी पर। TH है ना, THROUGH, TH हो जाएगा यहाँ पर। थ्रू द कॉलम ऑफ योर widely circulated daily, through the column of your widely circulated daily, I would like to draw your kind attention, I would like to draw your kind attention towards, मैं इस ओर आपका ध्यान केंद्रित करवाना चाहता हूँ, टूवर्ड्स, TWARDS, टूवर्ड्स। उसके बाद बच्चों आप ना ये लाइन कोई भी लेटर टू एडिटर देगा ना तो ये देना। उसके बाद कुछ सेंटेंसेस डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन आपको लिखने होंगे, ठीक है। और कितने वर्ड लिमिट में लिखना है बच्चों? 120 वर्ड्स में लिखना है। जब आप यहाँ तक लिख दोगे ना तो पैराग्राफ चेंज करके ये लाइन लिखना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे इस लाइन को नहीं लिखते और मार्क्स कट जाता है। आप लिखोगे काइंडली पब्लिश द एबव मैटर, और एबव आर्टिकल कर दो, एबव आर्टिकल ऑन द फ्रंट पेज, एबव आर्टिकल ऑन द फ्रंट पेज ऑफ योर न्यूज़पेपर, सो दैट, एकदम याद करना और लास्ट तक वीडियो देखो क्योंकि अभी ना राइटिंग सेक्शन आने ही वाला है बच्चों। सो दैट राइटिंग सेक्शन में
और प्लस लिटरेचर सेक्शन आने वाला है जो कि और बहुत मज़ेदार होने वाला है। सो दैट द कंसर्न्ड अथॉरिटी थोड़ी राइटिंग मैं फास्ट लिख रहा हूँ इसलिए थोड़ी राइटिंग की इशू है ना, तो इसके लिए मैं सॉरी, बट मुझे समझाना इम्पोर्टेंस, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना समझाने पर। सो दैट द कंसर्न्ड अथॉरिटी वुड टेक सम नेसेसिटी स्टेप्स और टेक द एक्शंस अगेंस्ट इट। ये लाइन आप कॉमन लिख सकते हो चाहे लेटर टू एडिटर कुछ भी हो, क्योंकि एट द एंड आप एडिटर के पास लिख रहे हो तो आपकी तो यही भी होगी ना कि ये फ्रंट पेज पर न्यूज़पेपर में आ जाए ताकि उससे रिलेटेड अथॉरिटीज़ पर एक्शन ले। और लेफ्ट साइड में ही योर कर सकते हो आप लोग, क्या योर्स फेथफुल्ली कर दो या योर रेगुलर रीडर कर दो, है ना, योर रेगुलर रीडर। और ना लास्ट में ना आप अपना नाम दे सकते हो, जैसे उस क्वेश्चन में आपको यदि नाम याद आ रहा होगा तो सुनिधि प्रकाश करके थी, राइट राइट बट बेटा, सुनिधि प्रकाश, है ना, वाइस कैप्टन। यहाँ पर वाइस कैप्टन आप दे भी सकते हो, वाइस कैप्टन। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ना पूछते हैं सर वर्ड लिमिट 120 वर्ड होता है तो क्या मैं गिनूंगा? नहीं बेटा, आप लोग ना, आपको आइडिया मिल जाता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ड्स है फर्स्ट लाइन में, तो उससे रिलेटेड लगभग 11-12 सेंटेंसेस लिखेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? वो तो आ ही जाएगा ना। आप समझ पा रहे हो ना यहाँ तक? चलिए अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं यहाँ से फिर क्या है। जस्ट 1 मिनट दीजिएगा, मैं उस क्वेश्चन पर आ रहा हूँ। चलिए, स्क्रीन दिख रहा होगा मुझे उम्मीद है आप लोगों को। ये क्वेश्चन भी कुछ वैसा ही मिलता जुलता है। आपको एक लेटर लिखना है प्रेसिडेंट ऑफ RWA। ये RWA क्या होता है? तो रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को लेटर लिखना है बेटा। सुनना, क्वेश्चन क्या है अच्छे से समझो किस तरीके से लिखना है। अब लेटर टू एडिटर में जो मैंने बताया वही फॉर्मेट आपको नहीं यहाँ बताना है, हमेशा याद रखो। यू आर जैक सेकैरिया, नाम तो बहुत खतरनाक है रेसिडेंट ऑफ 112, है ना, मैग्ना ग्रीन्स अपार्टमेंट्स, गांधी मार्ग, जॉनपारा, मुंबई। ठीक है। सो 3 स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 10 फ्रॉम योर रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स हैव rescued and rehabilitated a few old beggars from the never। ये तो बहुत अच्छा है भाई। 3 स्टूडेंट ने जो क्लास 10th के हैं उन्होंने रेस्क्यू करा है और रिहेबिलिटेट करा है कुछ भिखारियों को, है ना, आपके पड़ोस से। तो यू थिंक दैट देयर वर्क डिजर्व्स एप्रिसिएशन एंड रिकॉग्निशन। ये तो बहुत अच्छा काम किया वो लोग भाई, है ना। तो राइट अ लेटर टू द प्रेसिडेंट ऑफ RWA सीकिंग रिकमेंडेशन। आपको प्रेसिडेंट ऑफ RWA को लेटर लिखना है, रेसिडेंट वेलफेयर डिपार्टमेंट वाले लोगों को। यहाँ भी बच्चों फुल फॉर्म देने की कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ द RWA। ठीक है। आपका ज्ञान नहीं देखा जा रहा है कि आपको कितना अच्छे से आता है क्या इसका फुल फॉर्म, नहीं, आपके राइटिंग सेक्शन देखे जाएंगे। और लास्ट तक देखना बच्चों वीडियो को, थोड़ा लेंदी होगा बट मुझे लगता है ये आपके लिए बहुत माइंड चेंजिंग हो सकता है क्वेश्चन। सजेस्ट अदर वेज सच एक्ट्स ऑफ काइंडनेस कुड बी रिकॉग्नाइज्ड एंड अवॉर्डेड इन द फ्यूचर। मैं बताऊं, फॉर्मेट, कंटेंट, एक्सप्रेशन। लेटर में यही 3 चेक्ड होता है। फॉर्मेट में 1 नंबर मिलेंगे, कंटेंट में 2 नंबर मिलेंगे आपको, एक्सप्रेशन में 2 नंबर, 2 + 2 + 1 4 और 1 5। ठीक है। तो मैं इसमें फिर बताऊं कि सेंडर्स एड्रेस, फिर डेट, फिर रिसीवर्स एड्रेस, है ना, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर सर, उसके बाद लिखना शुरू कर सकते हो। मैंने पिछले बताया है, आप देख लेना। चलिए अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जिसमें आप डायरेक्ट 5 मार्क्स ला सकते हो। ये है एनालिटिकल पैराग्राफ। मैं लिख दूं यहाँ पर, बच्चों इसको अच्छे से समझना देखना। एनालिटिकल पैराग्राफ। सबसे पहले बच्चे पूछते हैं एनालिटिकल पैराग्राफ होता क्या है। तो कोई भी ये ना ग्राफ दिया हुआ रहेगा, इसमें तो दिया ही नहीं है ग्राफ। सबसे इम्पोर्टेंट बात, या तो ग्राफ दिया हुआ रहेगा बच्चा या डेटा दिया हुआ रहेगा, और यहाँ पर डेटा दिया हुआ है। इसको बहुत अच्छे से एनालाइज करो और एक पैराग्राफ लिखो इन 100 to 120 वर्ड्स एनालाइजिंग हर। और कोई लड़की है यहाँ पर, है ना बेटा, जो कि अपने स्वॉट को नोट करिए, मतलब एस स्वॉट में S फॉर स्ट्रेंथ,
W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटीज और T फॉर थ्रेट। कहीं वो लगता है अप्लाई करना चाहती है कोई, है ना, ज्वाइन करना चाहती है कोई कॉलेज में, उसके लिए है, और आपको लिखना है कि उसको क्या ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसमें एनालाइज करना है आपको। एक गुरु मंत्र दे रहा हूँ, हमेशा याद रखना एनालिटिकल पैराग्राफ में। बेटा, वर्ड लिमिट है 100 to 120 वर्ड्स, मतलब लॉन्ग राइटिंग में आएगा। आपके सेंटेंसेज खुद से लिखने की हैबिट होनी चाहिए, सेंटेंसेज क्रिएट करने की हैबिट होनी चाहिए। डायरेक्ट आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हो। द गिवन डेटा where the strength, the weakness, opportunities or threat of a girl has been shown and she wants to apply for the college, where we can easily see through her strength that she has a strong curriculum, her she has a quality faculty, vibrant activity clubs, she is enrolled in green location, close proximity, like that you will have to explain। देखो बेटा, याद रखना, सेंटेंसेज बनाने जब आपको आते होंगे ना, तो ये चीज़ों को ऐड करके सेंटेंस बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा। इसमें सिर्फ ग्रामेटिकल एरर मत करना और भर पेट लिखो। मैं बोल रहा हूँ ना कि 100 to 120 वर्ड्स, ये मेरा एक्सपीरियंस है, बस ग्रामेटिकल एरर मत करना और चीज़ों को एनालाइज करो और तुम लिख दो, मार्क्स तो मिलेंगे। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात, आप लोग कमेंट करके ये बताना कि हे अ टी गार्डन राजवीर क्राइड में ये टॉपिक किस टॉपिक का है और इसके ऑथर क्या कौन है। तो टॉपिक है बच्चों, बताओ, टी फ्रॉम असम, और इसके ऑथर कौन है आप कमेंट करके बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, आप कमेंट करके बताओ। हे अ टी गार्डन राजवीर क्राइड एक्साइटेडली। आपको पता है ना राजवीर और प्रांजल में स्टोरी, राजवीर वॉज फ्रॉम दिल्ली, है ना, लोकल ऑफ दिल्ली, प्रांजल वॉज फ्रॉम असम, और दोनों दिल्ली में ही स्कूल में साथ पढ़ते थे, दोनों क्लासमेट हैं, बट इस समर वेकेशन में प्रांजल और राजवीर दोनों असम में आ रहे हैं। तो राजवीर के लिए तो ये नई जगह है, तो ही वॉज बिकमिंग वेरी एक्साइटेड, बट प्रांजल के लिए नई जगह नहीं है, तो ही वॉज नॉट सो एक्साइटेड। अब क्वेश्चन है थोड़ा समझना, ये तो आपको पढ़ा हुआ ही होगा, ठीक है। वाई वॉज प्रांजल नॉट एज एक्साइटेड एज राजवीर फ्रॉम द अबाउट द टी गार्डन। प्रांजल इजीली नहीं एक्साइटेड था क्योंकि वो यहीं का था, तो आंसर हो जाएगा ही हैड ग्रोन अप इन एंड अराउंड टी गार्डन्स, चाय के आसपास, इसीलिए उसको कोई एक्साइटमेंट नहीं हो रही थी। वट डज प्रांजल मीन बाई सेइंग दैट असम हैज़। आप इस वीडियो में जितना ज़्यादा लाइक और शेयर दे सकते हो, इस वीडियो को जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास आप पहुंचा सकते हो, आपकी बहुत 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 हेल्प की यहाँ पर तो मुझे लगता है ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि सारे बच्चे बेनिफिटेड होने चाहिए। उसके बाद आप कोई भी आप कमेंट कर सकते हो, सैम्पल पेपर भेज सकते हो उसके थ्रू, और मेरी कोशिश रहेगी कि और भी ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल पेपर के थ्रू, या चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बताना, मैं हेल्प करूँगा। पहले समझते हैं सेकंड क्वेश्चन को, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, आप सारे 10th के बच्चों तक ये पहुंचने चाहिए, और उन्हें आप बोलो सब्सक्राइब करने को, क्योंकि लगातार देते हैं इस पर वीडियो। What does Pranjal mean by saying that Assam has the largest concentration of plantation? प्रांजल क्यों ऐसा बताना चाह रहा था, है ना, दैट असम हैज़ द लार्जेस्ट प्लांटेशन, है ना, लार्जेस्ट ट्री प्लांटेशन। मुझे लगता है इसका आंसर बहुत ही सिंपल है बच्चों। असम हैज़ द लार्ज, मुझे लगता है इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग आसानी से बना सकते हो यदि आप इस चैप्टर को पढ़े हुए हो। तो आंसर होगा प्रांजल मीन बाई सेइंग दैट असम हैज़ द लार्जेस्ट प्लांटेशन ऑफ टी बिकॉज देयर according to the survey it has also been confirmed that most of, or you can say the highest concentration of tea plantation grows in Assam only. Okay beta, okay, the next here it will be, मुझे लगता है तीसरा में हो जाएगा प्रांजल का फ्रस्ट्रेशन, प्रांजल्स फ्रस्ट्रेशन, यहाँ पर TRATION, फ्रस्ट्रेशन comes through clearly when he exclaims you will see enough gardens to last you a। ये क्वेश्चन तो आसानी से समझ आया होगा ना, लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन वहाँ पर, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो कल्टीवेशन वहीं होती है ना, जिस जगह का नाम क्या है, असम।
हाउ अकॉर्डिंग टू राजवीर डज द वर्ल्ड नो अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी? राजवीर के अनुसार कैसे दुनिया जानता है डिस्कवरी ऑफ टी? अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल टेल्स, पुरानी कहावतें हैं। एक तो ऐसी कहावत है ना, टू लीजेंड्स, है ना, या टू स्टोरीज बिहाइंड द ओरिजिन ऑफ टी। मैं उम्मीद करूंगा आप कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन को जरा बताओगे, इसके आंसर को बताओगे कि व्हाट आर द टू स्टोरीज रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ टी। और आपके आंसर का इंतजार रहेगा मुझे। चलिए, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली कैप्चर्स द एप्लीकेशन ऑफ क्राइड। वो क्राई क्यों किया था उस पहले वाले लाइन में, यूज इन द फर्स्ट लाइन? जब वो एक्साइटेड था तब ना बच्चा, वो देखा, बोला हे अ टी गार्डन, तो यहाँ पर एक्साइटमेंट में कोई भी चीज़ देख रहा है तो भाई साहब एक्साइटमेंट में तो टाइगर को ही देखा जा सकता है इन द सेंचुरी एज कम्पेयर टू इन सारे। मैंने देखा था, तो ऑप्शन बी। आप सारे आंसर्स को देखो। जसप्रीत क्राइड अ लॉट इन स्पाइट ऑफ विनिंग सेकेंड प्लेस, नहीं, जसप्रीत क्राइड, यहाँ पर क्राई का मतलब वीपिंग है, ये आ ही नहीं सकता, वहाँ बीप थोड़ी ना किया था वो राजवीर। जसप्रीत क्राइड आउट व्हेन सी सॉ अ वाइट टाइगर, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी सही होगा। चलिए, इस क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं। ओमेगा, ओमेगा बोलता है, अच्छा ये ओमेगा द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, मुझे लगता है टेक्निकल है, उतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर तो मुझे नहीं लगा है इसलिए, है ना। ओमेगा ओमेगा बोलता है क्या, इट्स सेल बी डन सर, रिमूव विटामिन्स, क्रीव टेक्स विटामिन्स फ्रॉम बॉक्सेस ऑन देयर बेल्ट्स, प्रेजेंट विटामिन्स। ये ना, आपको तो पता ही है, वो लोग मार्सियंस हैं, मार्स के लोग हैं, और वो लोग अटैक करना चाहते थे किस पर, इंडिया, मतलब हमारे अर्थ पर। और इस टॉपिक का नाम ही है बच्चों द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। पढ़ने वाले बच्चे लास्ट तक देखेंगे क्योंकि वो एग्जामिनेशन के लिए बहुत सीरियस हैं। द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। अब जरा देखो, इसको समझो। वही ओमेगा बोले देखो, फिर क्या होता है, दे होल्ड विटामिन्स, और ये पता है सीन कब का है, जब ओमेगा और थिंक टैंक वो ऊपर बैठा हुआ मार्स में और वहां से कंट्रोल कर रहा है, और भेजा हुआ किसको किसको है ना, भेजा हुआ है आयोटा को, ऑप्स को, इवन हाँ ओमेगा खुद भी, ओमेगा खुद यहाँ अर्थ में आया हुआ है, और आपको पता होना चाहिए वहाँ पर नूडल्स था और थिंक टैंक था जो ऊपर से मॉनिटरिंग कर रहा था। दे होल्ड विटामिन्स, और एक बार मैं, आप कमेंट करके बताना यदि आपको ज़रूरत है तो मैं इसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन उसका कर दूंगा, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ का, है ना, यदि उस चैप्टर की ज़रूरत होगी, आपको कन्फ्यूजन होगा तो। डायरेक्ट क्वेश्चंस पर आते हैं तो आप, है ना, टाइम थोड़ा कंज्यूम कम होगा। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली कैप्चर्स द यूजेज ऑफ द प्रेजेंट, है ना, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली यूजेज द प्रेजेंट। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों, आयोटा नीड्स टू प्रेजेंट हिज ओपिनियन फॉर्मली, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो प्रेजेंट यूज हुआ है ना, प्रेजेंट विटामिन्स को लाया जाए तो यहाँ पर प्रेजेंट हिज ओपिनियन, ओपिनियंस को सामने रखा जाए। देखो, एनालॉगी का मतलब क्या होता है, आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो। एनालॉगी का मतलब होता है कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स, दो चीज में कंपैरिजन होने चाहिए, सिमिलैरिटीज। तो फ्रॉन यदि स्माइल से रिलेटेड है, फ्रॉन यदि क्या चीज से रिलेटेड है बच्चों, स्माइल से रिलेटेड है, ठीक है, तो यहाँ पर ग्लूमली ब्राइटली से रिलेटेड हो जाएगा। आप बताओ क्या चीज से रिलेटेड होगा, ब्राइटली से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 समझने की कोशिश करते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट डिस्प्लेज द रीजन वाई ऑल क्रू मेंबर्स, वाई ऑल, आप ना कमेंट करके भी पूछ सकते हो, कोई ऐसा कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम होता है तो, है ना, मैं उसको फिर से बता दूंगा। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट डिस्प्लेज द रीजन वाई ऑल क्रू मेंबर्स। थोड़े इसके ना चैप्टर्स थोड़े से हैं टेक्निकल, आपको एक बार फिर से उसको पढ़ जानी चाहिए, थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो। वाई ऑल क्रू मेंबर्स वेयर आस्क्ड टू हैव विटामिन्स, क्यों करा गया था, टू बूस्ट देयर फिजिकल एनर्जीज। आप लोग जरा इस ऑप्शंस को देखो और बताने की कोशिश करो, ठीक है भाई साहब। वाई ऑल क्रू मेंबर्स वेयर आस्क्ड टू हैव विटामिन्स, अडेप्ट देयर सर्कमस्टांसेस, नो, दे वेयर अबाउट टू अकम्प्लिश अ स्पेसिफिक टास्क। वो लोग कोई स्पेसिफिक टास्क पर आए थे और वो यही था
कि वो लोग पूरे जानना चाहते थे और बेसिकली अटैक करना चाहते थे मार्सियंस अर्थ पर, है ना। तो उनको इन बुक को बेसिकली समझने के लिए ना कुछ हमें लगता है उस समय उन्हें विटामिन की ज़रूरत थी। तो टू कंप्लीट अ टास्क और टू एकम्प्लिश अ टास्क दे वेर हैविंग, है ना, और दे वेर आस्क्ड टू हैव विटामिन। याद रखोगे आगे। According to the extract, what did think tank most likely want Omega to do when he said transcribe? ट्रांसक्राइब जब वो बोला था तो थिंक टैंक ओमेगा को बेसिकली क्या बोल करने के लिए बोल रहा था, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से और बताने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 2 और 4 उसको बोल रहा था ट्रांसलेट करने को और उसको फिर इंटरप्रेट करने को ही बोल रहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आप लोग फिर 5वां क्वेश्चन जरा पढ़िए और बताने की कोशिश कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। द प्ले राइट, ये तो आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पर आपके मीनिंग के अनुसार। द प्ले राइट प्लेस से सर्टेन वर्ड्स एंड सेंटेंसेज इन ब्रैकेट्स इन द गिवन एक्सट्रैक्ट लिस्ट एनी वेज दैट बेनिफिट। ये कुछ भी आप उससे रिलेटेड सेंटेंसेज लिखना, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। चलिए, द ट्रीज चैप्टर से है। आप कमेंट बॉक्स में आपको एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप बताइएगा। हु हैज़ कंपोज द पोएम ट्रीज, द ट्रीज। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को जरा समझने की कोशिश करते हैं। इट इज़ क्लियर दैट पर्सनिफिकेशन क्या होता है? इट्स अ फिगर ऑफ अ स्पीच इन विच द एक्टिविटी ऑफ अ पर्सन इज एक्सप्रेस्ड इन नॉन लिविंग थिंग। तो यहाँ पर सन तो नॉन लिविंग थिंग है, तो वो ना उसको फिट से रिलेटेड बताया है कि नो सन कैन वेरी इट्स फिट, अपने फिट को नहीं रख सकता है। तो फिट तो किसका होता है बच्चों? पर्सन का होता है। और यहाँ पर सन का फिट बताया है, मतलब कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा बच्चों? पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा, हमेशा याद रखना। नेक्स्ट है, द पोइट यूज पोइटिक डिवाइस इन द गिवन लाइन्स, व्हाट इफेक्ट डज शी विश टू क्रिएट बाय यूज? नो वर्ड कुड सिट, नो इंसेक्ट कुड हाइड, नो सन। देखो बहुत सारा बच्चा ना यहाँ तो आंसर सही करके आएगा क्योंकि एक ही वर्ड को बार बार रिपीट कर रहा है, मतलब एम्फेसाइज कर रहा है, जोर दे रहा है, तो आंसर हो जाएगा एम्फेसाइज। लेकिन यदि एम्फेसाइज के साथ साथ एक और ऑप्शन होता तो बहुत सारा बच्चा देता, और वो ऑप्शन है क्या? मुझे तो पता है अच्छे बच्चों के दिमाग में ये चल रहा होगा, एनाफोरा। क्योंकि एनाफोरा भी बोलता है जब दो लगातार कॉन्जिक्यूटिव लाइंस में पहला वर्ड या दूसरा वर्ड, दूसरे लाइन का पहला वर्ड दूसरा वर्ड, तीसरे लाइन का पहला वर्ड दूसरा वर्ड जब सेम हो ना, तो उस फिगर ऑफ स्पीच को कहते हैं हम लोग एनाफोरा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर चूंकि एनाफोरा ऑप्शन नहीं है तो सेंटेंस में वर्ड को बार बार रिपीट कर रहा है, तो ये एम्फेसाइज हो जाएगा। कोई दिक्कत बच्चों नहीं। तीसरा क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। द एक्सट्रैक्ट यूजेज एज अ ट्री एज सिंबॉलिक फॉर कंजर्वेटिव पीपल के बारे में बताया है। अरे नहीं, याद रखना, द ट्रीज में जो पोएम है ना, द ट्रीज जो पोएम है ना, द ट्रीज में पोएम है, मैं कैसा हिंदी बोल रहा हूँ। द ट्रीज जो पोएम है बच्चों, वो उसमें ना सिंबॉलिक बेसिकली विमेन को बताया गया है। ठीक है ना, जैसे ट्रीज जो कन्फाइंड हैं हाउसेज में, घर के अंदर चार दीवारी में कैद हैं, डेकोरेटिव पर्पस से जो ट्रीज यूज करे जाते हैं बच्चा, कहीं ना कहीं वो सिंबॉलिकल है किसके? वीमेन के। बेसिकली वीमेन को भी ना उतनी अपॉर्चुनिटीज़ पहले से ही चली आ रही कि उतनी अपॉर्चुनिटीज़ वीमेन को नहीं दी जाती जितनी दी जानी चाहिए। तो आज भी वीमेन आर ऑल्सो रेडी, दे आर ऑल्सो गेटिंग एजुकेशन, बट दे वॉन्ट टू गो आउटसाइड, दे वॉन्ट टू डू वर्क विद मेन, यू कैन से इक्वली विद मेन। और हिस्ट्री इसका प्रूफ है बेटा, है ना, कि वेन एवर वीमेन आर गिवन द चांस टू वर्क outside they have done something great. If you take the name of Kiran Bedi, if you take the name of Kalpana Chawla, if you take the name of you can say Mithali Raj the cricketer, many more, Santosh Yadav. I am just speechless to take the names of so many women who have done something great in their lives. Anyway, so यहाँ पर women हो जाएगा। Select the appropriate option to complete the sentence according to the extract. The idea of a forest has been empty all these days. फॉरेस्ट पूरा एम्प्टी हो जाएगा, ये तो कैसा होगा बच्चा? ये अननेचुरल आइडिया को बताता है। ये कैसा आइडिया को बताता है?
अननेचुरल आइडिया को बताता है। चलिए आप इस क्वेश्चन को जल्दी से बनाने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग बनाने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, हाउ डज द यूज ऑफ इंजॉयमेंट। सबसे पहले तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि इंजॉयमेंट होता क्या है। बच्चों मुझे लग रहा है आप लोग थक गए, बट बस थोड़ी देर और हम लोग पढ़ाई कर लेते हैं, कंप्लीट कर देंगे। इंजॉयमेंट वो फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें एक ही गो इन द सेंस आप बोल सकते हो क्या कि एक बार में ही पूरा का पूरा लाइंस बोल देना इंजॉयमेंट कहलाता है, बिना कोई पंक्चुएशन के। बिना कोई पंक्चुएशन के वन गो में कोई स्टैंजा यदि कोई यूज कर रहे हैं पोएट, वो एंजॉयमेंट कहलाता है। तो बोलता है व्हाट डज द यूज ऑफ एंजॉयमेंट इम्पैक्ट दिस एक्सट्रैक्ट। तो बताना एंजॉयमेंट का यूज किस लिए होता है। इट फोर्सेस फ्रीक्वेंट पॉजेज, इट सिंप्लीफाइज द मीनिंग, नहीं, इट बिल्ड्स मोमेंटम। ये किस चीज़ को बताता है बच्चों, मोमेंटम को बताता है। मतलब मोमेंटम बनाता है एक बार में ही। पता है चाहे वो शिव तांडव स्त्रोत हो इनका, शंकर महादेवन का, या बहुत सारे ऐसे ना पोएम्स लिखे जाते हैं ना जिसमें वन गो में एक ही बार में पूरे लाइंस लिखे जाते हैं, फुल स्टॉप ये सब का यूज नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, बट आई कैन गेट अ हेयर डाई। ये पोएम है फॉर एन ए ग्रेगरी। आपसे क्वेश्चन है बच्चों, कमेंट सेक्शन में बताना हु इज द पोएट ऑफ द पोएम फॉर एन ए ग्रेगरी। इंतजार रहेगा आपके आंसर का हमारे कमेंट सेक्शन में। व्हाट इज द पोएट्स टोन इन द एक्सट्रैक्ट। चूंकि पता है यहाँ पर ना बोल रही है पोएट की मुझसे प्यार करो, इसे इज वेरी ब्यूटीफुल बिकॉज ऑफ हर ब्लॉन्ड हेयर, एलोइस हेयर, बहुत अच्छा लगता है इन पर ये एलोइस हेयर, ब्यूटीफुल है। लेकिन वो बोलते हैं मेरे को एक्सटर्नल ब्यूटी से कोई प्यार ना करे। इसका मोरल लेसन याद रखना, पीपल शुड नॉट लव मी ऑन द बेसिस ऑफ माई एक्सटर्नल ब्यूटी, रैदर पीपल शुड लव मी ऑन द बेसिस ऑफ माई इंटरनल ब्यूटी। तो इंटरनल ब्यूटी से उनको ये मतलब चाहते हैं कि मुझे, मैं कैसी हूँ, फॉर माई सेल्फ अलोन पीपल शुड लव मी, मेरे को मेरी खूबसूरती के कारण कोई लाइक ना करे। इसलिए वो बोलती हैं आई कैन गेट अ हेयर डाई एंड सच कलर देयर लाइक ब्राउन कलर, ब्लैक कलर और कैरोट कलर, दैट यंग मैन इन डिस्पेयर मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन। ये यंग मैन इन डिस्पेयर क्या है, ये फ्रस्ट्रेटेड हो सकता है, इसको डर लगता है कि क्या हम सक्सेसफुल हो पाएंगे एन ए ग्रेगरी का लव पाने में या नहीं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द पोएट्स टोन इन द एक्सट्रैक्ट। एजिटेटेड तो है भाई, मैं तो मानूंगा, है ना। व्हाट इज द पोएट्स टोन इन द एक्सट्रैक्ट, इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़ो और बताओ क्या हो जाएगा। एजिटेटेड तो है और यहाँ पर आर्ग्यूमेंटेटिव भी है। यहाँ पर आर्ग्यूमेंटेटिव मतलब आर्ग्यू कर रही, बेसिकली ये पोएट से आर्ग्यू कर रही है ना, या कोई यंग मैन से आर्ग्यू कर रही है। चलिए, व्हाट कॉजेज द यंग मैन टू डिस्पेयर। एवरीवन, व्हाट कॉजेज द young men to despair. Young men can become despair because they are uncertain in love. Whether they will get the love of Anne Gregory or not, uncertain है। तो uncertainty of love है ना, causes the young men to despair। याद रखोगे बेटा। Question number 3, identify the reason for the speaker's need to color because her conviction is that she is beautiful inside। उसकी कॉन्विक्शन है कि वो अंदर से सुंदर है और लोग उसे इंटरनल ब्यूटी से प्यार करें। इसका एक और मोरल लेसन फॉर एन ए ग्रेगरी पोएम का निकल कर आता है बेटा, वो ये कि हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए अंदर से ब्यूटीफुल होने की, अंदर से हैंडसम होने की। क्यों? क्योंकि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। लोग बहुत सारे ऊपर से तो खूबसूरत दिखते हैं बच्चा, लेकिन वो अंदर से खूबसूरत होते नहीं हैं। बट हम अपने बच्चों को तो सिखाएंगे कि आप बाहर से खूबसूरत हो या ना हो, इट डिपेंड्स अपॉन यू, बट आपको अंदर से खूबसूरत तो होना ही चाहिए। मैं तो अपने बच्चों को ज़रूर ये बताता हूँ और आप लोगों को भी मैं बता रहा हूँ। चलिए, और कंप्लीट द एनालॉगी इस एनालॉगी मैंने बता रखा है, कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स। तो इस कंप्लीट करो इसको। यदि ब्लॉन्ड हेयर है एलोइस, तो कैरोट किस कलर का होगा? रेड कलर का होगा, या बहुत तो ऑरेंज कलर का हो सकता है। तो आंसर बेटा रेड कलर सही हो जाएगा यहाँ पर। बिल्कुल रीजनिंग जैसा, अब इंग्लिश में रीजनिंग पूछने लगा है
सेलेक्ट द सेंटेंस इन विच द वर्ड सेट इज यूज्ड इन सिमिलर मैनर। सेट बेसिकली किस मैनर में यूज हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में। आप लोग इस क्वेश्चन को जरा देखो और बताइए आंसर क्या होगा। यहाँ पर हो जाएगा द डिजिट नीड्स टू सेट फॉर, आंसर में सेट दिया है। ऐसे क्वेश्चन को तो मैं यही बताऊंगा बच्चों, तुम जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही क्लियर होगा। ठीक है, आंसर एनी 4 क्वेश्चंस में बेबी सीगल्स के फियर को आप लोग लिख लोगे। फियर डज नॉट एग्जिस्ट एनीवेयर एल्स है अदर देन one's mind. Actually, it is in our mind that we fear. Understood? So there is, if you take the example of the young seagull, it feared that if I try to fly, my wings will not support me and I'll fall down and die. तो ये जो fear था, it was her own imagination of mind. समझिए इस बात को। नेक्स्ट है why the poet personally holds the conviction that the world will primarily end in fire. फायर का मतलब बच्चों पहले सब लोग बताओ। ग्रेट डिज़ायर या ग्रेट एम, और मतलब ग्रेट डिज़ायर या ग्रेट यू कैन से एंगर। तो ग्रेट डिज़ायर या ग्रेट एंगर के कारण तो वर्ल्ड भाई ऐसे भी एंड हो रहा है, तो यहाँ पर एंड होगा। वैलीज यूनिक मेड इन, मुझे लगता है इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग बनाएंगे। तो ये राइटिंग सेक्शन है, आप लोग जितने अच्छे से बनाने की कोशिश करोगे उतना बनेगा। चूँकि ये वीडियो लंबा ना हो, तो यदि आप कमेंट करके बताते हो कि ये लास्ट सारे क्वेश्चंस को आप सर इसका आंसर्स बता दें, तो मैं वीडियो बनाऊंगा। वैसे मुझे लगता है आप खुद से भी इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स कर सकते हो मेरा बच्चा। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए या फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स का एक्सप्लेनेशन चाहिए। मुझे उम्मीद है अपने तरीके से मैंने एक ओवरव्यू दिया है। और बच्चा मैं लास्ट में मैं फिर से बताऊंगा कि ये इंग्लिश है। एग्ज़ाम से पहले एक वीक पहले, एक सप्ताह पहले आप पूरे लिटरेचर के क्वेश्चन आंसर्स को एक बार स्टोरीज को अच्छे से देख जाना, स्टोरी को भी अच्छे से पढ़ जाना। तो मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि क्वेश्चंस तो उसी से ही आएंगे। और प्रैक्टिस करो, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट। इस बार एग्ज़ाम में 90% क्या 95% से अब लाना है। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो टू एज मेनी स्टूडेंट्स एज यू कैन। टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।